साथियों, जो लोग आपके बीच में, आपके मोहल्ले में आप लोगों के साथ खड़े होने से भी कतराते थे, जो आप लोगों से भेदभाव करते थे, वो लोग आपके बीच में आके कहते हैं कि हमारे सर पे हाथ रख दीजिए। आज कहते हैं कि हमें पार्षद बना दीजिए, हमें एमपी बना दीजिए, हमें एमएलए बना दीजिए, हमें सभासद बना दीजिए, हमें जिला पंचायत का सदस्य बना दीजिए। क्यों कहते हैं वो लोग? जो लोग पहले आपकी परछाइयों से भी दूर भागते थे, कहते थे कि हमें इन लोगों से बदबू आती है, दुर्गंध आती है इन लोगों से, वो लोग आज आपके बीच में आके आपके पैरों में पड़ के आपकी वोट लेने के लिए आते हैं। और बाद में जब वो एमपी एमएलए पार्षद बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो सांसद बनने के बाद आपके हक अधिकारों की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि आप लोग खटीक हैं, आप धोबी हैं, आप लोग चमार हैं, आप वाल्मीकि हैं। तो ऐसी ऐसी जातियों की बात करते हैं और जातियों से पहले हम लोगों को एक श्रेणी में लाके खड़ा करते हैं। के महासागर तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श एवं नेता मानते हुए आज नेहरू नगर में मिलिंद बुद्ध विहार कमेटी द्वारा आयोजित माता सावित्रीबाई फूले जी के जयंती समारोह में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बहुत ही हर्ष होता है जब हमारे नौजवान धम्म के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज इसी कड़ी में जो कमेटी के सदस्यों ने जो पहल की है, आज माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती पर आज यहाँ पर बड़ी संख्या में पुरुषों से ज्यादा यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि महिलाओं से ही जहाँ महिलाएं शिक्षित होती हैं वहाँ आका जाता है कि देश भी शिक्षित हो रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही सपना था कि देश के अंदर से जातिवाद, गैर सामाजिक व्यवस्थाएं और अंधविश्वास से मुक्त महिलाएं हों, तभी ये देश आजाद हो सकता है। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें यहाँ रखी हैं, बहुत ही विस्तार से आपको माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती के और उनके जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को बड़े ही विस्तार से समझाया होगा। पर साथियों, ऐसी कैसी व्यवस्था थी कि ऐसी व्यवस्था में माता सावित्रीबाई फूले जिनकी उम्र सिर्फ 9 वर्ष थी और 13 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फूले से उनका विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद जहां ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले इस मिशन को आगे लेके चलने का कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, वहां माता सावित्रीबाई फूले ने भी उनका सहयोग करने का काम किया। ऐसी कैसी बाधाएं थी, कैसी अड़चने थी कि जब माता सावित्रीबाई फूले ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सन 1848 में जब पहली शुरुआत की, जहां बालिकाओं के लिए प्रथम स्कूल की योजना शुरू की, प्रथम स्कूल की स्थापना की, जहां स्कूल में माता सावित्रीबाई फूले शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने का कार्य करने जाती थी, बालिकाओं को पढ़ाने का कार्य करने जाती थी, पढ़ाने जाती थी। तो ऐसी व्यवस्था थी कि वहां पर माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर, कीचड़, पत्थर फेंके जाते थे, उनके ऊपर मूत्र भी फेंका जाता था, गोबर भी फेंका जाता था, पत्थर भी फेंका जाता था। माता सावित्रीबाई फूले एक तन पे कपड़ा पहन के जाती थी और दूसरे कपड़ा तन के लिए बदलने के लिए अपने साथ लेके जाती थी। साथियों, ऐसी पाखंडवादी व्यवस्था थी, ऐसी रूढ़िवादी व्यवस्था थी जहां पर हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने दिया नहीं जाता था। तो ऐसे महापुरुष हमारे रहे जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है आप लोगों को यहाँ पर पहुंचाने के लिए, आपको यहाँ तक पहुंचाने तक का जो सफर उन्होंने तय किया है। बड़ी ही विडंबना का समय था, बड़ी ही अड़चने बाधाएं थी उनके साथ, तब हम और आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। साथियों,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आप लोगों को भारतीय संविधान के अंदर स्थान पहुंचाया। आप लोगों को भारतीय संविधान में आप लोगों को मनुष्य, जहां पर आप जानवर से बदतर आप जिंदगी जीते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहां आपको भारतीय संविधान में एक मनुष्य की श्रेणी में लाके खड़ा किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें थोड़ा सा, क्योंकि महापुरुष तो हमारे बहुत रहे, संविधान से पहले हमारे महापुरुष बहुत रहे, पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें असल मनुष्य कहलाने का, जो हम मनुष्य जो कहलाए, वो भारतीय संविधान की बदौलत ही हम लोग कहलाए। आज हमारे बीच में महिलाएं भी बैठी हैं, मैं यहां पर युवा भी बैठे हैं। मैं आप लोगों से खासकर इस बात को यहां रखना चाहूंगा कि साथियों, आज हम लोग जिस बदौलत यहां पर खड़े हुए हैं, सबसे बड़ी जो ताकत हमारे बीच में बाबा साहब ने हमें दी, सबसे बड़ा अधिकार जो हमें दिया, वो साथियों हमें वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, जिससे हमारी व्यवस्था में सुधार आया, हमारी व्यवस्था में परिवर्तन आया। हम लोगों ने वोट की महत्व को ही नहीं समझा। आज हम लोग ऐसी स्थिति में खड़े हुए हैं जहां हमें भारतीय संविधान में पहले ही प्रावधान दिया गया है, पहले ही हमें बहुत सारी चीजों की सुविधाएं दी गई हैं, पर मांगने के बाद भी हम लोगों को वहां पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। आज हम लोग जहां देने वाली स्थिति में खड़े होने चाहिए थे, वहां आज हम लोग वहां मांगने वाली स्थिति में भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं। साथियों, जो लोग आपके बीच में, आपके मोहल्ले में आप लोगों के साथ खड़े होने से भी कतराते थे, जो आप लोगों से भेदभाव करते थे, वो लोग आपके बीच में आके कहते हैं कि हमारे सर पे हाथ रख दीजिए। आज कहते हैं कि हमें पार्षद बना दीजिए, हमें एमपी बना दीजिए, हमें एमएलए बना दीजिए, हमें सभासद बना दीजिए, हमें जिला पंचायत का सदस्य बना दीजिए। क्यों कहते हैं वो लोग? जो लोग पहले आपकी परछाइयों से भी दूर भागते थे, कहते थे कि हमें, जो कहते थे कि हमें इन लोगों से बदबू आती है, दुर्गंध आती है इन लोगों से, वो लोग आज आपके बीच में आके आपके पैरों में पड़ के आपकी वोट लेने के लिए आते हैं, और बाद में जब वो एमपी एमएलए पार्षद बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो सांसद बनने के बाद आपके हक अधिकारों की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि आप लोग खटीक हैं, आप धोबी हैं, आप लोग चमार हैं, आप वाल्मीकि हैं। तो ऐसी ऐसी जातियों की बात करते हैं, और जातियों से पहले हम लोगों को एक श्रेणी में लाके खड़ा कर देते हैं। जैसे आज का माहौल बना हुआ है कि जब वोट मांगने की बात आती है तो हमारा जो समाज है, जैसे हमारे हिंदुओं की श्रेणी में आके खड़ा हो जाता है हमारा समाज, कि हम लोग हिंदुत्व के नाम पे, हम लोग हिंदुत्व के एजेंडे में हम लोग खड़े हो जाते हैं, हमारी महिलाएं बह जाती हैं, हमारे युवा बह जाते हैं, और जब अधिकार की बात आती है तो हमको जातियों में बांटा जाता है। साथियों, माता सावित्रीबाई फूले के बारे में तो बहुत कुछ बताया होगा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, पर यह सफल तभी हो पाया, आज नाम लेने के लिए हम जो खड़े हुए हैं, ये तब सफल हो पाया जब उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश में हमने 4-4 बार अपनी सरकार बनाई। 4-4 बार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाई। बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी घोषणाएं नहीं की, कभी घोषणा पत्र नहीं बनाया। पूरे देश के अंदर जो पार्टियां घोषणा बनाती हैं, घोषणाएं देती हैं, बहन कुमारी मायावती ने कभी घोषणा पत्र नहीं दिया। जब हमारी सरकार आई तो सरकार में हमने करके भी दिखाया। आज जिस देवी की हम लोग, जिस माता की आज हम जयंती बना रहे हैं, उनके नाम से भी बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत योजनाएं चलाई, इंटर कॉलेज भी बनाए, बहुत मदद, आर्थिक मदद योजना भी चलाई, छात्रवृत्ति योजना भी चलाई, स्कॉलरशिप भी चलाई, सब लोगों को स्कॉलरशिप भी दिया, बालिकाओं को स्कॉलरशिप भी दी। तो जब संपन्न तब हो पाया जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में रही। साथियों, आज हमें अंधविश्वास से दूर होने की बहुत आवश्यकता है। आज हम लोग अपने बच्चों का सही में पालन पोषण करना चाहते हैं, हम सही से उन लोगों का कैरियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे साथ खड़ी है, सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में जो है वो अंधविश्वास है। हम अंधविश्वास से नहीं निकलेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा बच्चा पढ़ने से पहले, एग्जाम देने से पहले वो मंदिरों में पहुंच जाता है। हमारी ही महिलाएं बोलती हैं कि एग्जाम देने से पहले तू मंदिर पे जाके 5 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दियो,
तेरा पेपर तेरा एग्जाम अच्छा चला जाएगा। पर असल क्या होता है, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या के लोग हम लोग हैं, सबसे ज़्यादा आबादी हमारी इस देश के अंदर है और सबसे ज़्यादा पिछड़े भी हम लोग हैं। जिन मंदिरों में हम लोग दान चढ़ाने जाते हैं, जिन मंदिरों में हम चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि वहाँ पर किन लोगों के खाते में ये माल जा रहा है, ये धन जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर किसान जो हैं, किसान आंदोलन के अंदर जो 3 कानून जो ये भारत सरकार लाई है, उस कानून के खिलाफ जो आंदोलन लड़ रहे हैं किसान सिर्फ पंजाब के लोग नहीं है, किसान हरियाणा के नहीं है, किसान उत्तर प्रदेश के नहीं है, किसान पूरे देश के होने चाहिए आज साथ खड़े हुए। पर आज किसी की ताकत अगर नजर आ रही है तो वो हरियाणा और पंजाब के लोग किसानों की ताकत सड़कों पे नजर आ रही है। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए कि एकता क्या होती है, हमें सीखना चाहिए कि यूनिटी क्या होती है, हमें सीखना चाहिए कि त्याग क्या होता है। अगर असल में आंदोलन किसी को चलाना आता है तो पंजाब के लोगों से हम लोगों को सीखना चाहिए। अगर आंदोलन चलाना आता है तो उन लोगों को चलाना आता है। आज 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1 महीने से ज्यादा भी होने के बाद भी वो सड़कों पे खड़े हुए हैं। जहां वो 100 रुपए की डिमांड करते हैं वहां उनके पास 1000 रुपए आ जाते हैं। कल मैं यूपी बॉर्डर के अंदर था, मैंने यूपी बॉर्डर पे जो उनके संगठन के लोग हैं उनसे मैंने बात की, मैं उनके साथ बैठा तो एक बात वो कहने लगे कि एक बात उन्होंने मुझसे कही, बातों में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाओ और जाने के बाद आप मंदिर मत ढूंढना, आप किसी भी गुरुद्वारे को ढूंढ लेना और उस गुरुद्वारे के अंदर चले जाना, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। साथियों, उनके छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग, उनकी घर की महिलाएं आंदोलन में अपनी आहुति दे रही हैं, उनकी महिलाएं आंदोलन में आहुति दे रही हैं। आज हमारी संख्या भी उनसे कम नहीं है, हमारी संख्या भी उन लोगों से ज्यादा है, पर हमें सिर्फ सीखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हमें धन देना कहाँ है, हमें समय देना कहाँ है, हमें वोट देनी कहाँ है। पर हम लोग पिछड़े हुए हैं, हम लोग इस बात से बहुत दूर हैं। संगठन चलाने चाहिए सबको, सामाजिक संगठन सबको चलाने चाहिए। मैं कभी भी मना नहीं करता कि सामाजिक संगठन नहीं चलाने चाहिए, पर सामाजिक संगठन चलाएं। पर आप संगठनों का उद्धार, आप लोगों का मिशन तभी सफल हो पाएगा जब आपकी सोच की सत्ता इस देश के अंदर होगी, इस राज्य के अंदर होगी। जब आपकी सोच की, आपकी मानसिकता की सरकार इस देश के अंदर और इसके प्रदेश के अंदर नहीं होगी तो आपका मिशन मूवमेंट भी फलने फूलने वाला नहीं है। आज इस देश के अंदर मिशन मूवमेंट विचारधारा उन्हीं की फल रही है जिसकी देश के अंदर सत्ता है, जिसकी सरकार है। आज वो तभी तो राम मंदिर की बात करें बनाने की, तभी तो उन्होंने राम मंदिर की स्थापना की, तभी तो राम मंदिर का काम चल रहा है। आप लोगों को कमेटी में किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी आदमी को, पिछड़े वर्ग के किसी भी आदमी को अपनी कमेटी में नहीं रखा। क्या रखा हो तो बताओ। पर सारा का सारा धन आप ही का वहां पहुंचा हुआ है जो लग रहा है। तो साथियों, वो मंदिर नहीं है, वो एक विचारधारा है, जिसको विचारधारा को स्थापित कर रहे हैं वो लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए। पर हम कहां सो रहे हैं। आज देश के अंदर सब प्राइवेट हो रहा है, सबका निजीकरण हो रहा है। तो मुझे कोई बताएगा कि निजीकरण, कोई साथी यहां सब लोग बैठे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो क्या वो प्राइवेट होने के बाद फिर से सरकारी हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो साथियों, सरकार जो केंद्र की सरकार है वो कहती है कि हमारे पास धन नहीं है, पर जिस केंद्र की सरकार की जो पार्टी है, क्या उसके पास धन की कमी है? दबादब सांसद खरीद रही है, एमएलए एमपी खरीद रही है, चाहे वो राजस्थान चले जाए, मध्य प्रदेश चले जाए, चाहे वो बंगाल चली जाए, कहीं भी चले जाए, धड़ाधड़ सांसद खरीद रही हैं और कहती हैं सरकार के पास पैसा नहीं है। तो साथियों, वो प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं इसको समझना चाहिए। वो प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी भागीदारी उसके अंदर है। वो भागीदारी इसलिए है कि आने वाला जो समय रहेगा उस समय में उनकी भागीदारी रहेगी। अगर वो 100 रुपए कमाते हैं तो 100 में से 20 रुपए उनका हिस्सा रहेगा, और 20 रुपए हिस्सा इसलिए रहेगा क्योंकि आने वाली जो उनकी जनरेशन है, उनकी राजनीतिक पार्टी है, वो स्थापित सही से हो सके, उनको धन मिलता रहे, उनको पैसे की समस्या ना रहे। तो इसलिए देश का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि
षड्यंत्र चला जा रहा है देश के अंदर। मेरा तात्पर्य कहने का इतना है कि आपके महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया है, इन मनुवादियों के महापुरुषों से भी ज़्यादा संघर्ष किया है, उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ की कमेटी के लोगों ने पहल की है, तो मैं यही चाहता हूँ कि हर महीने कुछ ना कुछ गोष्ठियाँ हों और अपने बच्चों को यहाँ पर हम लोग महीने में एक बार लेके आएँ, उनको बैठाएं, और कैरियर काउंसिल की भी मीटिंग होनी चाहिए। उनके भविष्य को किस तरीके से हम लोगों को आगे ले जाना है। बच्चों को यही नहीं पता 8वीं और 10वीं करने के बाद हमारे बच्चों को कि आगे हमें करना क्या होता है, उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। हमारे महापुरुषों ने क्या क्या योगदान दिया है, उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और यही चंद बातें आप लोगों के बीच में यहाँ रखने में आया हूँ, और आप लोगों से यही निवेदन है कि माता सावित्रीबाई फुले ने जो योगदान दिया है उसको जन जन तक पहुँचाएं, घर घर तक पहुँचाएं, अपने बच्चों तक पहुँचाने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बारीकी से हमारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष के बारे में और हमारे आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में बताया, किस तरीके से हमें सत्ता में रहकर हम वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो कि हम आज दूसरे जो मनुवादी पार्टियां उनके सामने हम हाथ खड़े जोड़ करके भी खड़े रहें तब भी हमें मिल नहीं पाता। और उसका सीधा सीधा उदाहरण अनिल सागर जी ने माननीय बहन जी की 4 बार रही सरकार का उदाहरण दिया, जो कि आप सबके सामने है। और सभी जानते हैं कि माननीय बहन जी ने जब मान्यवर साहब कहते हैं जब सत्ता में होते हैं तो काम सारे आसान हो जाते हैं, तो जब माननीय बहन जी सत्ता में थी तो सारे काम आसान थे, सारी सुविधाएं जनता तक पहुंची थी, सारे जितने भी योजनाएं बनाई थी वो भी लोगों तक पहुंची थी। ये सारी चीज़ें सत्ता में आने पर ही होती हैं, और सत्ता में आने के लिए ज़रूरी है कि हम एकजुट होकर के हम अपनी ही बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे समाज की जो नेता हैं वो माननीय बहन जी हैं, और वही इस जो परिस्थितियाँ हैं उनसे निपट सकती हैं।